हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बस्तर के वनांचल क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व करने वाले जननायक गुंडाधुर की याद में 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद गुंडाधुर को नमन करते हुए उनकी वीरता को याद किया, तो वहीं बस्तर IG सुंदरराज भी गुंडाधुर के गृहग्राम नेतानार पहुंचे। उन्होंने शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर और अन्य शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं जगदलपुर में सर्व समाज के लोगों ने बाइक रैली निकालकर गोल बाजार पहुंचे, जहां स्थित इमली के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की गई। बता दें कि दंतेवाड़ा के ग्रामीणी गांव में मंत्री कवासी लखमा ने गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं कांकेर में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भूमकाल दिवस मनाया। जगदलपुर में गुंडाधुर का भूमकाल दिवस, आज गर्मी में भूमकाल दिवस में कितना जोर से लोग नाच रहे हैं, खुशी के साथ, मन के साथ। यहाँ के लोगों को पता चला है कि हम अंग्रेज हुकूमत किसके पास तोप हो, किसके पास बंदूक हो, उस हुकूमत को लड़ने में आदिवासी लोग पीछे नहीं है। गुंडाधुर के गृहग्राम नेतानार में हम सब लोग इकट्ठा होकर उनका स्मृति को याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में सबको चलने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में 10% जमीन रिजर्व किए जाने का आदेश जारी किया। हालांकि ये फैसला भूपेश कैबिनेट की बैठक में पहले ही ले लिया गया था, मगर आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% जमीन आरक्षित करने और भू प्रीमियम दर के 10% दर और 1% भूभाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। वहीं राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसमें पूरी मदद की जाएगी। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट में टीचर्स की पदोन्नति को लेकर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक की पदोन्नति कार्रवाई पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के प्रमोशन पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 को नीलम कुमार मेश्राम और एक अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि भर्ती नियम में विभिन्न विसंगतियां हैं। जैसे पहले पदोन्नति के लिए 5 साल अनुभव था, जिसे शिथिल करते हुए 3 साल कर दिया गया। इधर कवर्धा कांड में पुलिस की ओर से सांसद संतोष पांडे को फरार घोषित करने के मामले में अब लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। लोकसभा सचिवालय ने डीजीपी और कवर्धा SP को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इससे पहले पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर मामले की शिकायत भी की थी। सांसदों ने लोकसभा में इस संबंध में प्रश्न भी लगाए थे, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने पूरे मामले की जानकारी डीजीपी और SP से मंगाई है। आपको बता दें कि कवर्धा के भगवा ध्वज विवाद केस में राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इसके साथ ही उन्हें फरार घोषित करते हुए पुलिस ने उनकी संपत्तियों की जानकारी भी मांगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पुलिस ने मुझे फरार घोषित किया और केवल फरार ही घोषित नहीं किया, उसके पूर्व उन्होंने मेरी संपत्ति की पूरी जांच करने की, पूरी ब्यौरा लेने की बात कही। ये जो जांच चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार और पुलिस सहयोग करे। दोनों कानूनी पहलू है। पुलिस अपने कानूनी पहलू में काम कर रही है और लोकसभा के अध्यक्ष उनका जो दायित्व है वो अपने कानूनी पहलू में बात कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में पता लगेगा क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5 डेज वीक का तोहफा दिया। इसके साथ ही ऑफिस की टाइमिंग भी बदल दी गई, लेकिन कर्मचारियों को सुबह 10 बजे ऑफिस आना रास नहीं आ रहा। उन्होंने सरकार के इस फैसले और कार्रवाई की चेतावनी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। 10 बजे ऑफिस बंद करो, बंद करो, बंद चलेगा।
छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों के ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें 5 डेज वीक की ऑफिस टाइमिंग को लेकर नाराजगी है। सुबह 10 बजे दफ्तर में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वे सुबह 10 बजे दफ्तर नहीं आ सकते। प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ा मामला होने की वजह से इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर इसका समाधान करने की मांग की है। 10 बजे कोई कर्मचारी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता। हमको 5 दिन का सप्ताह नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हमने 5 दिन का सप्ताह नहीं मांगा था। हम महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता मांगे थे, आप उसको दो। आप कल्पना करिए, एक महिला कर्मचारी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको तैयार करेगी, स्कूल भेजेगी, हाँ 10 बजे आ सकती है। यदि 5 दिवसीय सप्ताह करना है तो कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 के बजाय 6 बजे किया जाए। पहले ही कहा है कि मांग संगठन की रही नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन सरकार ने क्या, हमारे जेडी के हमारे अधिकारियों ने इसको निर्णय जो लिया है उस पर विचार करें। क्या फिर इसमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 10 बजे अव्यवहारिक भी है और उसमें पूरे कर्मचारियों को लाभ भी नहीं है। दोनों स्थितियां हैं इसमें। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद हर शहरों में कर्मचारियों की सुबह 10 बजे उपस्थिति चेक की जा रही है। साथ ही नहीं आने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। रायगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के 42 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। साथ ही सभी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए। वहीं बिलासपुर में संभाग स्तरीय कार्यालयों का उपायुक्तों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही अनुपस्थित मिले 5 अधिकारी कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कार्यालय का समय 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आज जिला कार्यालय परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 34 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनके विरुद्ध में 1 दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। आकस्मिक रूप से विभिन्न कारणों का निरीक्षण किया जाएगा और जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के एक्शन पर कर्मचारियों की रिएक्शन ये भी है कि 4.5 लाख में से सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों को ही सरकार के इस फैसले का लाभ मिल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा और पुलिस विभाग के करीब 3.5 लाख कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही। जो भी हो, लेकिन सरकार की ओर से अच्छी नीयत से दी गई राहत को कर्मचारी अब आफत साबित करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने बताया कि पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विषय पर चर्चा हो। बिलासपुर दौरे पर आए चरणदास महंत ने इस बार का बजट सत्र छोटा होने के सवाल पर कहा कि यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव की वजह से सभी दलों के अधिकांश विधायक बाहर अलग अलग प्रदेशों में गए हुए हैं। कोशिश होगी कि सत्र 25 तारीख तक खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र छोटा नहीं होना चाहिए। उन्हें खुद ये अच्छा नहीं लगता कि कम दिनों का सत्र हो, वो भी इससे दुखी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और विपक्ष का भी विधानसभा अध्यक्ष के बीच पूरा तालमेल है। बजट सत्र 7 तारीख से शुरू होने वाला है। पहला दिन तो हम लोगों का चला जाएगा अभिभाषण में, क्योंकि सत्र थोड़ा छोटा हो गया है और चुनाव के कारण हमारे सब विधायक लोग बाहर हैं, अलग अलग प्रदेशों में, सभी दल के लोग, इसलिए 7 से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे 25 को खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किए जाने पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका को छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करने से पहले ये देखना चाहिए कि उस मॉडल का प्रदेश में क्या हश्र हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल फेल है, जिसे असम और बिहार खारिज कर चुका है। श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की वहां चर्चा कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार छत्तीसगढ़ मॉडल को आकर के यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या हश्र है छत्तीसगढ़ मॉडल के। बिहार में लेकर के गए थे, बिहार में खारिज कर दिया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है।
इधर कांग्रेस में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक और जिला अध्यक्ष मिलकर करेंगे। सदस्यता अभियान खत्म होते ही प्रदेश में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए हाईकमान ने पीआरओ और एआरओ नियुक्त कर दिए हैं। 31 मार्च तक जो सदस्य बनेंगे वो 307 ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे। चुने गए ब्लॉक अध्यक्ष 35 जिला अध्यक्ष बनाएंगे और फिर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केवल युवा कांग्रेस में प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं। पिछले 2 साल से युवा कांग्रेस में भी मनोनीत कर प्रक्रिया पूरी कर दी जाती थी। इधर संगठन के चुनाव तक संगठन में कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होंगी। वहीं संगठन चुनाव के लिए बनाए गए पीआरओ और एआरओ को 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए गए। संगठन चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए एआरओ दलवी जी और एपीआरओ शर्मा जी को छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया गया। वे यहाँ की छत्तीसगढ़ की चुनावी प्रक्रिया को संचालन करेंगे, जो बूथ अध्यक्ष से लेकर पीसीसी अध्यक्ष से लेकर जो अखिल भारतीय स्तर पर जो चुनाव होने सभी की प्रक्रियाएं यहाँ से विधिवत शुरुआत होगी। बिलासपुर नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी ही कंपनी के मैनेजर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब काम बंद कर हड़ताल किया है। कंपनी के मैनेजर पर ठेका सफाई कर्मचारी दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए ठेका सफाई कर्मी मैनेजर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इधर मामले में एसएसपी पारुल माथुर ने थाने के डीएसपी को सफाई कर्मियों की शिकायत पर जांच करने के आदेश दे दिए। दरअसल नगर निगम ने शहर की सफाई का ठेका लॉयंस कंपनी को दिया है, जहां पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में सफाई कर्मी कार्यरत हैं। ठेके में काम करने की वजह से सफाई कर्मियों को हर महीने का वेतन भी मिलने में दिक्कत होता है। वहीं बीते कुछ महीने से सफाई कर्मियों को कंपनी आधी सैलरी ही दे रही है। इधर सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर निगम आयुक्त और कलेक्टर से भी शिकायत की। हमारा है जो धरना है, ये जो जातिवाद को लेकर रखा गया है, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि हमारी बातों को ठीक तरह से सुने और समझें कि हमने धरने पे क्यों बैठे हैं। पूरी जांच अभी डीएसपी हेड एजेके के द्वारा की जा रही है और इसमें जो शैलेंद्र सिंह जो सुपरवाइजर है उसको भी जांच के लिए बुलाया गया है। लगातार इसमें नगर निगम कमिश्नर ने भी अपने लेवल पर एक जांच टीम गठित की है, उनसे भी समन्वय के साथ आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा फीस वापस करने का फैसला किया है, जिसके तहत करीब 80,000 छात्रों की 2.5 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। दरअसल कोरोना काल में परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई थी, जिसमें ना ही सेंटर पर खर्च हुआ और ना ही उत्तर पुस्तिका को लेकर कोई खर्च किया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों से पूरी फीस ली थी, जिस पर छात्र संगठनों के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बाद अब फीस वापसी का फैसला लिया गया है। छात्र अपनी यूनिक आईडी से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और विश्वविद्यालय प्रबंधन इसका वेरिफिकेशन कर जल्द ही राशि लौटाने की दिशा में काम करेगा। छात्रों की मांग के अनुरूप हमने विश्वविद्यालय द्वारा एक निर्णय लिया गया मान्य कार्य परिषद के द्वारा कि विगत वर्ष में समस्त परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पे हुआ था और छात्रों ने भी उत्तर पुस्तिकाएं खुद बनाए थे, लिफाफा वगैरह खुद उन्हीं का था। तो हमने छात्रों को उनका मूल्य निकाल करके उतना फीस हमने उनको वापस करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले के पहाड़ों में स्थित पुरातत्व स्थलों को संवारने के लिए राज्य शासन ने पहल की और इसके लिए शासन ने वन विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है। शासन के निर्देश पर वन विभाग ने जिले के कबरा पहाड़, ऊषा कोठी, भोजपल्ली सहित 5 पुरातात्विक स्थलों को सहेजने की योजना बनाई है और इसे अप्रूवल के लिए राज्य शासन के पास भी भेजा है। अधिकारियों का यह कहना है कि योजना को मंजूरी मिलते ही जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होगा। इससे न सिर्फ प्राचीन धरोहर सहेजी जा सकेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बता दें कि वनों और पहाड़ों की बाहुल्यता वाले रायगढ़ जिले में प्राचीन मानव सभ्यता के विकास के कई प्रमाण मिले हैं। वहीं जिले की गुफाओं में कई शैल आकृतियां और भित्ति चित्र भी पाए गए हैं, जो कि प्राचीन मानव सभ्यता के विकास को प्रदर्शित करते हैं। जानकारी जो मिली है कि वन विभाग इनके संरक्षण के लिए कार्य योजना बना रहा है, तो हम चाहते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी ज़मीनी स्तर पर इसका कार्य परिणित हो,
जिससे जो पुरातत्व की चीज़ें हैं वो संरक्षित की जा सकें। इन सब जगह को ग्रामीण भी पूजते हैं, तो अतः जो है उनकी पुरातत्व महत्व धीरे धीरे जो है वो क्षीण होता जा रहा है। लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा उस जगह को सिक्योर करने के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। बस्तर में रेलवे अपनी जमीन पर कब्जा करने वालों पर अब सख्ती बरत रहा है। रेलवे की जमीन पर करीब 400 लोगों ने कब्जा कर रखा है और जिन्हें हटाने के लिए रेलवे ने 15 दिनों का वक्त दिया है। मामले में रेलवे कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल रेलवे क्वार्टर को अपने नाम पर अलॉट करने के बाद किराए पर किसी और को देने वाली महिला रेलवे कर्मचारी रीता नायर को डीआरएम ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के यहां बिजली और पानी के कनेक्शन पहुंचाने को लेकर भी जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनमें से 7 लोगों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं ये सभी रेलवे के ओएचई के टीआरडी विभाग के बताए जा रहे हैं। राजनांदगांव में शहीद पूर्णानंद साहू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने शहीद के माता पिता की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया। सीआरपीएफ ने भी शहीद पूर्णानंद की शहादत को नमन किया है। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जो देश के लिए जान देते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो सभी के दिलों में अमर हो जाते हैं। बता दें कि पूर्णानंद 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। गर्व की बात है कि लोग कहते हैं कि शहीद हुआ है, जीवित है, मगर मेरा बेटा सामने खड़ा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा बेटा सामने खड़ा है। आज उनकी शहादत को सत सत नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं और शहीद परिवार के लिए हमारे बल की तरफ से जो भी मदद हो सकेगी हम हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहें। पूर्णानंद की शहादत और इन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जो देश के लिए जो शहीद होता है वो कभी मरते नहीं, वो लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। आज गौरला पेंड्रा मरवाही जिले का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के मुताबिक आज यानी कि 10 फरवरी को जिले के गठन के दिन आरपा महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव, रेणु जोगी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन की ओर से पंडित माधवराव सप्री की स्मृति में संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। साथ ही आयोजन स्थल पर कई शासकीय विभागों के स्टॉल लगाए गए। हालांकि कोविड गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी कम लोग ही शामिल हुए। चलिए, इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।